वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज क्रास्नी लीमन से। क्रास्नी लीमन में भी रूसी सेना ने हमला किया है। हेलीकॉप्टर से रूस की भीषण बमबारी। यूक्रेन पर अनगाइडेड मिसाइलों से प्रहार किया गया। हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया। इजरायल और हमास के बीच जंग 4 महीनों से चल रही है। इन 4 महीनों में पहली बार ईरानी धरती पर धमाका हुआ है। अमेरिका के आदेश पर इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के पास गैस पाइपलाइन को मिसाइलों से उड़ा दिया। इसी के बाद अरब में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। सवाल यह है कि इजरायल के इस हमले के बाद रईसी और उनकी सेना क्या करेगी? क्या इजरायल और अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन रईसी का साथ देंगे? ईरान की धरती पर हुआ ये वो धमाका है जो अरब नाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेहरान के पास ये वो ब्लास्ट है जिससे तीसरे विश्व युद्ध के विनाशक शोले भड़क सकते हैं। बाइडेन और नेतन्याहू ने जो कुछ किया है उससे महाविनाश का सायरन बजने लगा है। ईरान उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब अमेरिका के ऑर्डर पर इजराइल ने ईरान की धरती पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया। आसमान में उड़ती इस बारूदी आग को देखिए। ईरान की गैस पाइपलाइन पर कुछ इस तरह से विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका इजराइल ने किया। अमेरिका के इशारे पर इजरायली सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इसके तहत ईरान की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। इस विस्फोट के जरिए इजरायल और अमेरिका ने तेहरान को हद में रहने की चेतावनी दी है। लाल सागर की जंग को ईरान लगातार भड़का रहा है और यही वजह है कि इस बार सीधा हमला ईरान पर हुआ। ईरानी धरती पर हमला हुआ। इसके बाद वही हुआ जो होना था। रईसी और उनकी सेना आग बबूला हो गई और इसी के साथ ईरानी फौज ने इजराइल पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि इजराइल ने ईरान की गैस पाइपलाइन को स्पेशल ऑपरेशन के तहत तबाह किया, वैसे ही रईसी आर्मी जंगी मोड में आ गई। ईरानी सेना ने उन हथियारों की झलक दिखला दी जिसे उसने अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा तो उसने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है अरमान। अरमान ही वो अस्त्र है जो अब ईरानी धरती की सुरक्षा करेगा। ईरान ने अरमान की तैनाती इसलिए कर दी है क्योंकि वो किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है।
ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान पर पलटवार करेंगे। अरमान इसी पलटवार से तेहरान को बचाएगा। ईरान का अरमान बहुत ही घातक एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइलों का काल है, यानी उसके हमलों को रोकता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है, यानी ये 180 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 24 टारगेट को डिटेक्ट करने का मादा रखता है। इसकी फायर पावर जबरदस्त है। ये सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 12 टारगेट को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। ये लो फ्लाइंग मिसाइल को मारने में माहिर है। ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं जो कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करती हैं, लेकिन इस मामले में अरमान का कोई तोड़ नहीं है। ईरान ने इसका निर्माण ऐसे ही कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक करने वाली मिसाइलों को तबाह करने के लिए किया है। इजराइल और अमेरिका से युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। इन खतरों से निपटने के लिए ईरान भी तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है। अंटार्कटिका में ईरान मिलिट्री ऑपरेशन थिएटर बनाने जा रहा है। यह सैन्य बेस अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यहां ईरान अपनी घातक मिसाइलों को डिप्लॉय करेगा। माना जा रहा है कि रईसी ये कदम शी जिनपिंग और पुतिन का साथ मिलने के बाद उठा रहे हैं। अंटार्कटिका में बेस बनाने के लिए रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि फंडिंग भी रूस और चीन ही कर रहे हैं। रईसी की जंगी तैयारी यही नहीं रुकी, वो एक साथ 4 परमाणु प्लांट बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान इन प्लांट के जरिए परमाणु बम बनाएगा। इसके जरिए वो एटमी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। यह दावा अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एटमी धमाका करने के नजदीक पहुंच चुका है। वो किसी भी वक्त परमाणु मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो 1 महीने में 5 एटम बम बना सकता है। ईरान का यही वो परमाणु कार्यक्रम है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस बार ईरान की धरती पर हमला करवाकर रईसी और उनकी सेना को हद में रहने का संदेश दे दिया। लेकिन इजराइल के हमले से तेहरान बौखला गया। उसने हूती को हमले तेज करने का आदेश दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि 24 घंटे के अंदर हूती ने लाल सागर में 4 मिसाइलें दागी। हूती के टारगेट पर डेनमार्क का जहाज था। जाहिर है ना तो ईरान डरने वाला है ना ही उसके प्रॉक्सी संगठन। ऐसे में ईरान का युद्धक रुख अरब विनाश की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर है कि डोनेस्क में रूस ने हवाई हमला किया है। Su-25 से मिसाइलों की बारिश हुई है। यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन के 9 सैनिक और 3 टैंक खत्म हो गए। बीते 4 महीनों से जारी गाजा में आईडीएफ का मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी
किसी भी वक्त थम सकता है, क्योंकि जल्द ही गाजा पर आईडीएफ का कंट्रोल होने वाला है। गाजा से हमास का दी एंड होने वाला है और इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का प्रण पूरा होने वाला है। जी हां, बीते 48 घंटे में इजरायली सेना गाजा पर जबरदस्त हमले कर रही है और जानते हैं क्यों। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना अपने विजय अभियान से बस कुछ कदम ही दूर है और ये जल्द हो, इसके लिए अमेरिका ने नए विनाशकों की खेप भी इजराइल भेजने का ऐलान किया है। तो क्या गाजा का युद्ध अब आखिरी फेज में है? आप भी देखिए। אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. गाजा का गदर हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपने बारूदी जखीरे खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 4 महीनों से जारी है, मगर बीती रात इजराइल के बारूदी प्रहार ने हमास के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि आईडीएफ ने आसमान से इतना बारूद बरसाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, बीती रात इजरायली सेना ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले किए। आईडीएफ ने गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए के हेडक्वार्टर पर धावा बोला। यूएनआरडब्ल्यूए हेडक्वार्टर के नीचे हमास की सुरंग मौजूद थी। हमास की 700 मीटर लंबी सुरंग भी आईडीएफ ने तबाह की। खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग पर भी भीषण बमबारी की। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के तमाम ठिकानों को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। हमास के तमाम सेंटर्स और इमारतों को नेस्तनाबूद किया गया। और सिर्फ गाजा पट्टी में ही नहीं, बल्कि बीती रात गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त बमबारी की गई। इजरायली ट्रूप्स ने वेस्ट बैंक के जैनिन शहर और दक्षिणी गाजा के राफा इलाके को आसमानी प्रहार में धुआं धुआं कर दिया। दरअसल आईडीएफ की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इजराइल का गाजा विजय अभियान जल्द ही पूरा होने वाला है। गाजा में छिपकर बैठे हमास का अंत भी होने वाला है। बस अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने आईडीएफ को फ्री हैंड दिया, ताकि गाजा के कोने कोने को दहलाकर इजरायली सेना जल्द ही गाजा पर कंट्रोल करे और गाजा को हमास से मुक्त कर मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करे। आपको बता दें कि पहली बार इजराइल ने गाजा से वेस्ट बैंक तक फुल फ्लेजेड हमला किया, वो भी सॉलिड प्लानिंग और तैयारी के साथ। जानते हैं गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल की सेना ने किन विध्वंसकों का इस्तेमाल किया। मसलन इजराइल का पहला लड़ाका F-15C बाज लड़ाकू विमान, इजराइल का दूसरा लड़ाका F-15I राम फाइटर जेट, इजराइल का तीसरा लड़ाका F-16I सोफा लड़ाकू विमान, इजराइल का चौथा लड़ाका F-35 आदर स्टेल्थ फाइटर, इजराइल का पांचवा लड़ाका M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। हैरानी इस बात की है कि गाजा पर इजराइल के विस्फोटक हमलों से पूरे अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। अरब के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नेतन्याहू की घेराबंदी की जा रही है। ईरानी समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के आक्रामक तेवर बरकरार है। गाजा पर प्रचंड हमले जारी हैं और हमास का दी एंड करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी चरम पर है।
मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल पहले से ज्यादा खतरनाक हमले करेगा, और वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। दरअसल यूएस ने इजराइल को 85 करोड़ के सैन्य पैकेज का ऐलान किया। पेंटागन की तरफ से नए हथियारों की खेप इजराइल को मिलेगी, जिनमें MK-82 बम और JDM स्मार्ट बम की खेप शामिल है। इसके अलावा अमेरिका अनगाइडेड बम भी इजराइल को भेजेगा। इन विनाशकारी बमों को लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जा सकता है। मतलब यह कि अगले कुछ दिनों तक गाजा पर भीषण बमबारी होगी, आसमान से प्रचंड प्रहार होगा, ताकि गाजा को पूर्ण रूप से तहस नहस किया जा सके। गाजा में मौजूद हमास की अंडरग्राउंड सिटी यानी टनल नेटवर्क को नेस्त नाबूद किया जा सके। भले ही गाजा का अंत और हमास का संपूर्ण खात्मा करने की सौगंध नेतन्याहू ने खाई हो, मगर हर नए दिन के साथ गाजा का युद्ध नेतन्याहू के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीते 4 महीनों से जंग जारी है और ये कब खत्म होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। वहीं जंग के विस्तार के चलते इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा बंधक हमास के चंगुल में फंसे हैं। इसी बीच जंग में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हो रही है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा यूं ही बरकरार रहा, तो वो गाजा जीत जाने के बाद भी अपने मुल्क में अपने ही लोगों से हार जाएंगे। कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि गाजा विजय के साथ ही नेतन्याहू सरकार का पैकअप भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट म्यूनिख जा पहुंचे हैं। म्यूनिख समिट के दौरान जेलेंस्की ने हथियार नहीं मिलने पर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने साफ कहा, अगर यूक्रेन को हथियार नहीं मिले तो रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा, लेकिन इसके बाद रूस दूसरे देशों को टारगेट करेगा। इस बीच कुछ यूरोपीय देशों ने हथियार देने का वादा किया है, लेकिन अमेरिका अभी भी इस धर्म संकट में फंसा हुआ है कि पहले हथियार इजराइल को भेजे या फिर यूक्रेन को। जो पिछले 24 घंटों में हुआ, ऐसी तबाही कभी भी हो सकती है। और हैरानी इस बात की है कि अब यूक्रेन मुकाबला भी नहीं कर सकता। क्योंकि यूक्रेन के पास इतने भी हथियार नहीं बचे हैं कि वो किसी खास इलाके में भी रूसी सेना को रोक सके। मौके को भांपते हुए रूस ने अपने सैनिकों को अलग अलग इलाकों में विध्वंसक युद्ध का फरमान भेज दिया। यह उसी का नतीजा है कि रूसी सैनिकों ने क्रेमलिन को अवदिव्का तोहफे में दे दिया। अब रूस के टारगेट पर दूसरे इलाके आ गए हैं। ऐसे में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हथियार मांगने यूरोपीय देशों के दौरे पर है। जेलेंस्की म्यूनिख समिट पहुंचे, कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मिले और हथियार देने की बात दोहराई। अवदिव्का में हार के लिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बाइडेन भी कह चुके हैं कि अमेरिकी सीनेट ने हथियार सप्लाई को मंजूरी देने में देर कर दी। जबकि अमेरिका की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की हर तरीके से मदद की जाएगी। इतना तो तय, अगर यूक्रेन को युद्ध में वापसी करती है तो उसे हथियार चाहिए, जिसके लिए कई यूरोपीय देश तैयार हैं। जर्मनी टॉरस मिसाइल देने जा रहा है। यूक्रेन फ्रांस में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो चुका है। डेनमार्क और नीदरलैंड्स F-16 देने जा रहे हैं, जबकि ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो की बड़ी खेप भेजने वाला है और अमेरिका डिफेंस सिस्टम और ड्रोन की सप्लाई जल्द करेगा।
हालांकि ज़ेलेंस्की अमेरिका से नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को लेकर बयान दिया, अगर ट्रंप यूक्रेन आते हैं तो मैं उन्हें फ्रंट लाइन पर लेकर जाऊंगा। यानी ज़ेलेंस्की आगे की रणनीति बनाकर चल रहे हैं। अगर चुनावों में ट्रंप जीत जाते हैं तो हथियार सप्लाई बंद न हो। लेकिन यह आगे की बात है। फिलहाल यूक्रेन को सरेंडर से बचाने के लिए अभी हथियार की जरूरत है। अगर मार्च के पहले हफ्ते तक उसे हथियार नहीं मिले तो रूस के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। वैसे भी रूस ने हमले तेज करके बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बचने का मौका नहीं देना चाहता। इसलिए हथियार सप्लाई से पहले ही उसका काम तमाम कर देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। पुतिन के दुश्मन नवेल्नी की मौत को लेकर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक संस्था ने दावा किया है कि नवेल्नी की मौत से ठीक 2 दिन पहले उस जेल में कुछ सीक्रेट एजेंट पहुंचे थे। इसी के बाद नवेल्नी की मौत हो गई। जेल में जासूसों का पहुंचना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। नवेल्नी की मौत पर उठने वाला हर सवाल एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवेल्नी की हत्या के लिए जेल में स्पेशल एजेंट्स भेजे गए थे। रूसी खुफिया एजेंसी को इस खास मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सवालों और दावों के बीच पुतिन सरकार बैकफुट पर है। नवेल्नी की डेड बॉडी को भी छिपाकर रखा जा रहा है। परिवार तक को डेड बॉडी के करीब जाने नहीं दिया गया है। अब तक न नवेल्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया और ना ही परिवार को डेड बॉडी दी गई। सिर्फ रूस की सरकार ये कह रही है कि नवेल्नी की मौत हुई, लेकिन बाकी सभी इसे कत्ल मानते हैं। एक मानव अधिकार संगठन का दावा है कि नवेल्नी की मौत से ठीक 2 दिन पहले पोलर वुल्फ जेल में रूस के कुछ सीक्रेट एजेंट्स भेजे गए थे। दावा है कि रूस के जासूसों ने कुछ सीसीटीवी कैमरों के तार काटे, आवाज कैप्चर करने वाली मशीनों के तार काटे गए। रूस के जासूसों को जेल में भेजने पर सवाल उठाया गया है। शुक्रवार को हत्या वाले दिन रूस की सरकार ने जिस तेजी के साथ नवेल्नी की मौत की घटना को बताया है, उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवेल्नी की मौत का वक्त 2:17 बताया गया है। मौत से ठीक 2 मिनट बाद जेल से प्रेस रिलीज जारी किया गया। 4 मिनट बाद सरकारी चैनल पर मौत की वजह बता दी गई। मौत के 7 मिनट बाद पुतिन के मीडिया सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुतिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा तभी होता है जब सब कुछ पहले से प्लान हो। अंदेशा यह भी है कि नवेल्नी की मौत का वक्त गलत बताया जा रहा है। हो सकता है मौत पहले हो गई हो और फिर पूरी योजना बनाने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया। रूस की सरकार पर साजिश करने का शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि नवेल्नी की बॉडी को अभी किसी को दिखाया तक नहीं गया है। नवेल्नी की मां को डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। नवेल्नी की मां अंतिम विदाई देने पहुंची थी। नवेल्नी की मां को बॉडी के पास प्रार्थना भी नहीं करने दिया गया। सवाल है कि अगर ये स्वाभाविक मौत है तो फिर डेड बॉडी को छिपाया क्यों जा रहा है? ऐसा तभी होता है जब बॉडी पर किसी तरह के निशान मिलने का डर हो। जेल ने जिस मुर्दा घर में बॉडी भेजने की बात कही थी, वहां डेड बॉडी नहीं पहुंचने का खुलासा हुआ है। यानी साफ है कि सरकार नवेल्नी का शव देने से बच रही है और ऐसा तभी होता है जब सरकार को किसी राज के खुल जाने का डर हो। आमतौर पर रूस में किसी भी कैदी की मौत के बाद कुछ औपचारिकता पूरी करके शव को परिवार के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन नवेल्नी के मामले में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नवेल्नी की मौत को हत्या बताने वाले लोगों के पास सवालों की कमी नहीं है।
लेकिन पुतिन सरकार अब तक अपने दावों को सही साबित करने वाला एक भी सबूत नहीं दे सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो, जिसकी अगुवाई सुपर पावर अमेरिका करता है, उसी नेटो के चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने सनसनीखेज दावा किया है, और वो ये कि जो हश्र यूक्रेन का हुआ है, ठीक वैसा ही बारूदी भूचाल ताइवान को तहस नहस कर देगा। तो सवाल यही है कि क्या ड्रैगन ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा है? जो हश्र यूक्रेन का हुआ है, ठीक वैसा ही भयावह मंजर ताइवान में होगा। जिस तरह यूक्रेन बारूदी हमले से दहल रहा है, ठीक उसी तरह ताइवान भी बम, गोला बारूद और मिसाइलों के प्रहार से धधकेगा। जी हां, यूक्रेन की तरह दुनिया के एक और अदने से मुल्क पर बारूदी संकट मंडराने लगा है। जानते हैं वो मुल्क कौन है? दक्षिण चीन सागर में मौजूद ताइवान। जिसे हड़पने के लिए, जिस पर जबरन कब्जे के लिए चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग ने खौफनाक साजिश तैयार कर ली है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि नाटो के चीफ ने किया है। नाटो चीफ का यह बयान हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस ताइवान को नाटो चीफ अगला यूक्रेन बता रहे हैं, उसी ताइवान को बचाने का जिम्मा अमेरिका के पास है। बतौर रक्षक अमेरिका ही ताइवान को चीनी प्रकोप से सुरक्षित रखने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में यूक्रेन का भी साथ अमेरिका ही दे रहा है। फसाद, जी हां, इस वक्त फसाद की आग में एक यूरोपीय देश जल रहा है। दंगे की आग किसी और ने नहीं बल्कि उसी देश के लोगों ने लगाई है। दो गुटों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि एक शहर में आपातकाल लग गया। बवाल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। कारें फूंक दी गई, बसों को चला दिया गया, सड़क पर खुलेआम पत्थरबाजी, इमारतों में तोड़फोड़ की गई, पेट्रोल बम से वार पलटवार हुआ। बेकाबू भीड़ पुलिस से भिड़ गई। पुलिस और पब्लिक में ऐसी जंग छिड़ गई कि देखने वाले दंग रह गए। ये वो दंगा है जो नीदरलैंड्स में भड़का है। ये वो फसाद है जो नीदरलैंड्स के शहर हेग में हो रहा है। यहां पर दो विरोधी गुटों में खूनी संघर्ष हुआ तो पूरा शहर जलने लगा। दो गुटों ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते शहर में दंगा शुरू हो गया। पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो बवाली ब्रिगेड ने उस पर भी हमला बोल दिया। बवालियों के सामने जो भी आया उस पर हमला बोल दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग की, लेकिन ना तो उत्पाती डरे और ना ही उनका उत्पात रुका।
बवाल तब शांत हुआ जब दर्जनों लोग और पुलिस वाले घायल हुए। हेग प्रशासन के मुताबिक हिंसा में 26 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। अब पुलिस उन बवालियों की पहचान कर रही है जिन्होंने शहर की शांति भंग की, जो खूनी जंग के कसूरवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।